Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 10 of this series of about the okay. So this is our lecture number 10 of the thermodynamics 2. Okay. So in this lecture we have to discuss about new topic that is about the low temperature physics. Okay. तो लो टेम्परेचर फिजिक्स एक्चुअल में है क्या, ये पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं. तो इस पर क्या रहेगा, इसका हम लोग पहले इंट्रो देखते थे. ओके, तो फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट द इंट्रो, दैट इज थर्मोडाइनमिक्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस. तो लो टेम्परेचर थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, और वो अचीव कैसे करेंगे वो हम लोग इसमें देखेंगे वाले. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शो रिमार्केबल चेंजेस एट लो टेम्परेचर अबाउट. मतलब जब हम लोग 20 केल्विन तक हम लोग जब हमारा जो सब्सटेंस का जो टेम्परेचर रहेगा उसको लो कर देंगे तो उसके क्या हो जाएगा, सराउंडिंग टेम्परेचर अगर 20 से हम लोग लो अबाउट उतना लो कर देंगे तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है. ओके, तो प्रॉपर्टी चेंज में क्या क्या हो जाएगा, एज ए टेम्परेचर टेंस टू जीरो द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड टेंस टू जीरो. ओके, इसकी हीट तो वो पूरी जीरो हो जाएगी. देन लिक्विड हेलियम बिकम्स सुपर फ्लूइड एंड मेनी मेटल्स बिकम सुपर कंडक्टिव. जो हेलियम रहता है वो सुपर फ्लूइड बन जाएगा. सुपर फ्लूइड मतलब वो कंटिन्यू फ्लो होते रहेगा. ओके, ऐसा बन जाएगा एंड जो स्पॉन्टेनियसली फ्लो होते रहेगा. एंड मेनी मेटल्स बिकम सुपर कंडक्टिव. तो सुपर कंडक्टिविटी भी यहाँ पे हो सकता है अगर हम ये अचीव कर ले तो. ओके, 20K का अगर होता है तो. देन क्या है, दिस स्टडी ऑफ वेरियस लो टेम्परेचर फिनोमेना हैज लीड टू द ग्रोथ ऑफ फैसिनेटिंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड क्रायोजेनिक्स. तो जो हमने ये देखा, जो लो टेम्परेचर का जो हमने ये स्टडी है उसके लिए एक फिजिक्स में एक स्पेशल ब्रांच बनाई गई, उसका नाम दिया गया उन्होंने क्रायोजेनिक्स. ओके, उसके लिए लो टेम्परेचर फिजिक्स को स्टडी करने. देन क्या है, इन ऑर्डर टू अचीव सच लो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली इट वॉज नेसेसरी टू लिक्विफाई द सो कॉल्ड परमानेंट गैसेस ऑक्सीजन नाइट्रोजन. मतलब क्या है, हमें अगर लो टेम्परेचर अचीव करना है तो हमें क्या करना है, जो हमारे गैसेस है ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलियम हाइड्रोजन, इस सबको को लिक्विफाई करना पड़ेगा. तो लिक्विफाई मतलब क्या करना पड़ेगा, लिक्विफिकेशन का प्रोसेस मतलब क्या रहता है कि जो गैसेस होते हैं उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करना, गैस टू लिक्विड स्टेट उसको कन्वर्ट करना, उसी को हम लोग लिक्विफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं या फिर लिक्विफाई करना. द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ दिस गैसेस आर मच बिलो रूम टेम्परेचर. जो हमारा रूम टेम्परेचर रहेगा जो नॉर्मली हमारा रहता है 25 डिग्री 27 डिग्री लाइक दिस हो. ओके, तो इससे वो बहुत कम रहेगा जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा. वो क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या आएगा कि जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा टेम्परेचर. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, ऑर्डिनरी मेथड्स ऑफ कूलिंग कैरी एज नावेयर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ दिस गैसेस. तो कुछ ऑर्डिनरी मेथड्स है जो इसके हमें क्रिटिकल टेम्परेचर तक लेके जाते हैं. देन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. तो लिक्विफिकेशन हमने देखा कि प्रोसेस क्या है, मतलब वो गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है. ओके, तो उसके अलग अलग मेथड्स है. हमें लो टेम्परेचर अचीव करना है तो लिक्विफिकेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स है. वो मेथड्स कौन से है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. ओके, द प्रोडक्शन ऑफ द पहले क्या दिखा है, द प्रोडक्शन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर इज इसेंशियली लिंक्ड विद द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. तो मतलब लो टेम्परेचर अगर करना है हमें तो लिक्विफिकेशन करना पड़ेगा. Then usually the suitable gas is first liquefied by purely a mechanical process and then evaporating it. मतलब पहले हमें क्या उस पर मैकेनिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब उसको शायद से पिस्टन से हमें कॉम्प्रेस करना पड़ सके, एक्सपांड करना पड़ सके, कुछ भी हो सकता है वो मैकेनिकल प्रोसेस. एंड देन इवापोरेटिंग इट मतलब उसको इवापोरेशन फिर करना पड़ेगा. ओके, देन क्या है, सो ये सब ऐसी प्रोसेसेस को मिला के यहाँ पे प्रोसेसेस दिखाई गई है. तो डिफरेंट मेथड्स है जो आगे मेंशन की गए. तो फर्स्ट मेथड देखो क्या है, बाय द मेथड ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर. तो फ्रीजिंग मिक्सचर का जो मेथड है उसमें हम लोग सॉल्ट और आइस हो गए, वो हम लोग ये लेक्चर में देख लेंगे कैसे. देन नेक्स्ट जो मेथड है उसका क्या है, बाय बॉइलिंग अ लिक्विड अंडर रिड्यूस प्रेशर. तो हम प्रेशर कम करेंगे उसके बाद वो कैसे बॉयल होता है वो. देन मतलब जैसे जैसे प्रेशर चेंज होती जाएगा वैसे. देन नेक्स्ट क्या है, थर्ड प्रोसेस है बाय द एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ गैस डूइंग एक्सटर्नल वर्क. मतलब एडियाबेटिक एक्सपांशन वहाँ पे होगा तो उससे कैसे वर्क होगा. ओके, वो सब दिखाएगा, मतलब टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होते जाएगा बाय यूटिलाइजिंग द कूलिंग ड्यू टू जूल थॉमसन एक्सपांशन. ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जूल थॉमसन कैसा है. जूल थॉमसन जूल इफेक्ट देखना पड़ेगा, फिर जूल थॉमसन एक्सपांशन वो सब देखेंगे हम लोग. देन उसके आगे फिर है बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन
ओके, एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या रहता है वो सब हम लोग देखेंगे वहाँ पे, रीजनरेटिव कूलिंग भी बोलते हैं इसको। देन नेक्स्ट क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सॉल्ट। ओके, तो ऐसे सब प्रोसेसेस है, इसमें कुछ हम लोग ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस हम लोग देख लेंगे। ओके, वन बाय वन। तो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग देखते हैं अभी, दैट इज़ अबाउट दी मेथड ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। जो हमारा फर्स्ट मेथड था फ्रीजिंग मिक्सचर का, मतलब फ्रीज करना। ओके, ये हमारा एक्चुअल में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, मतलब हमने देखा होगा कहीं पे आइसक्रीम वगैरह खाई होगी तो आइसक्रीम फ्रीजर्स वगैरह वहाँ पे ये मेथड्स यूज़ करते। ट्रेडिशनल मेथड यही था। ओके, तो आजकल तो नए नए फ्रीजर्स आए तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ट्रेडिशनल मेथड इस तरह का था। ओके, तो क्या है, जब लो टेम्परेचर मे बी अटेंड बाय एडिंग सॉल्ट और एसिड टू वाटर और आइस एज वॉज डन बाय फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट ने ये किया था, क्या किया था कि इसने जो हमारा वाटर या फिर आइस था उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट यहाँ पे ऐड कर दिया था। ये आप लोग घर पे भी ये प्रोसेस करके देख सकते हो। दो मिक्सचर्स ले लो, दो ग्लासेस में। ओके, दोनों में भी आइस या फिर वाटर, दोनों में भी आइस का एक पीस ले लो। ओके, और उसके बाद एक में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करो और एक में कुछ मत रखो। तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो आइस का साइज जो वो कुछ मेल्ट हुआ होगा, तो जो सॉल्ट वाला जो आइस रहेगा उसका इतना ज़्यादा साइज में चेंज नहीं आएगा। ओके, क्योंकि वो ज़्यादा मेल्ट नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे आपने सॉल्ट नहीं डाला था वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो चुका होगा। ओके, तो यही चीज़ है कि मतलब जो सॉल्ट रहेगा वो उसका ये मेल्टिंग का प्रोसेस स्लो कर देता है। ओके, ज़्यादा मेल्ट नहीं होता वो। ओके, वो टाइम पे आइस। ओके, मतलब क्या करेगा वो एक्चुअल में उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो वहाँ पे डिक्रीज कर देता है और कम हो जाता है। तो देखो क्या है, पहले सेकंड पॉइंट देखते हैं। पीसेस ऑफ आइस हैव जनरली सम वाटर एडहरिंग टू देम। मतलब क्या है, जो हमारे आइस के पीसेस है उसमें भी कुछ थोड़ा अमाउंट में वाटर तो रहेगा वैसे ही। ओके, पूरा क्रिस्टल नहीं रहता। एंड इफ सॉल्ट बी एडेड टू दिस आइस, अब जब हम लोग सॉल्ट उसमें ऐड करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, जो वाटर रहेगा उसमें वो सॉल्ट वहाँ पे डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसलिए क्या होगा, जो आइस रहेगा कुछ टाइम वो मेल्ट होता है उसमें का। ओके, थोड़ा बहुत आइस वो मेल्ट हो जा। एंड फिर क्या होगा, द नेसेसरी हीट फॉर दिस प्रोसेस। जो हीट था कि जो आइस को मेल्ट करने के लिए भी हीट लगता है। ओके, मतलब अगर सॉलिड को लिक्विड में जाना है तो कुछ हीट लगेगी, उस हीट को ही हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। ओके, दैट इज लैटेंट हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। ओके, तो वो क्या हो गया एक्चुअल में, एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट कैसे हो गया वो, क्योंकि हमने सॉल्ट ऐड किया, तो सॉल्ट को डिजॉल्व करने के लिए भी तो कुछ हीट लगेगी, तो हीट के साथ वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। सेल्फ हुज टेम्परेचर कंसिडरेबली फॉल्स डाउन। तो इसलिए क्या हो गया, फिर इसलिए क्या होगा, हीट तो एक्सट्रैक्ट हो गई, इसलिए उसका टेम्परेचर और कम 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 होते जा रहा है। ओके, इसलिए दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। इसलिए आइस वहाँ पे फ्रीजिंग पोजीशन में रहेगा, मतलब ज़्यादा मेल्ट नहीं होगा वो वहाँ पे। विच आर सिंपली सॉल्यूशंस और मिक्सचर्स ऑफ दिस टाइप। ओके, तो जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया वो अगर करके देखो तो क्लियरली ये पता चला कि फ्रीजिंग मिक्सचर एक्चुअली कंसेप्ट होती क्या है। ओके, दिस प्रोसेस हाउएवर कैन नॉट गो ऑन इन्फाइनाइटली। ओके, ये इन्फाइनाइट पे प्रोसेस नहीं जाएगी, मतलब कंटिन्यू ये चालू ही रहेगी। ऐसा आप अब नहीं बोल सकते कि आप सॉल्ट ने डाला है और आप बोलोगे कि सॉल्ट डाल के रखा है तो ये मेल्ट क्यों हुआ, ये मेल्ट होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ टाइम के बाद तो वो मेल्ट होना ही उसको। फॉर एवरी सॉल्ट देयर इज अ करेस्पॉन्डिंग यूटेक्टिक टेम्परेचर बिलो विच द टेम्परेचर कैन नॉट बी लोअर्ड इन दिस वे। तो एक टेम्परेचर है यूटेक्टिक टेम्परेचर, मतलब बोलते हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर कि इसके बाद वो ये नहीं होगा कि ये टेम्परेचर तक ही वो लिक्विड तक मेल्ट हो सकते हैं, उसके बाद वो मेल्ट नहीं हो पाएगा। ओके, इस तरह से तो उसको यूटेक्टिक टेम्परेचर बोलते हैं। और हर सॉल्ट के लिए अलग रहता है, मतलब अलग अलग सॉल्ट रहेंगे। ZnSO4 रहेगा हमारा, जिंक सल्फाइड, या फिर हमारा KMnO4, वो सब मतलब पोटेशियम आयोडाइड रहेगा, वो सब तो अलग अलग हमारे सॉल्ट से। तो NaCl हमारा जो सिंपल सॉल्ट है वो, तो ये सब सॉल्ट है, तो सबके लिए यूटेक्टिक टेम्परेचर भी अलग रहेगा। ओके, तो उस हिसाब से रहेगा। और इससे कम होता नहीं है। ओके, टेम्परेचर मतलब उससे ज़्यादा कम नहीं होगा, वो उतने टेम्परेचर तक होगा, उसके बाद वो टेम्परेचर नहीं हो और कम नहीं हो सकते, उसको हम लोग यूटेक्टिक टेम्परेचर बोलते हैं। इफ़ मोर सॉल्ट भी एडेड, अगर हमने बहुत सारा सॉल्ट उसमें ऐड किया है, इट नो लॉन्गर गोज इनटू सॉल्यूशन। अगर हमने बहुत सारा सॉल्ट भी ऐड किया है तो पूरा सॉल्ट नहीं होगा वो। ओके, पूरा सॉल्यूशन में ही बनेगा उसका। एंड इज नो फर्दर कूलिंग कैन बी प्रोड्यूस, और इसलिए उसके बाद उसमें ज़्यादा कूलिंग नहीं हो सकता, उतने तक ही उसकी लिमिट है। तो अभी हमने फ्रीजिंग मिक्सचर का मेथड देख लिया। तो अभी एक्चुअल में यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये जनरली दिस इज मेथड इज एम्प्लॉयड इन कॉमन आइसक्रीम फ्रीजर्स। ओके, मतलब ट्रेडिशनली ये
पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था ये कि आइसक्रीम को ये फ्रीज़ करने के लिए ये मेथड करती थी कि उससे ज़्यादा टाइम तक वो बर्फ़ ये रहती थी, पिघलती नहीं थी। ओके, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मिल्क एंड शुगर इज़ केप्ट इन अ वेसल। ओके, तो पहले तो हम देखो मिल्क एंड शुगर का जो ये रहेगा सॉल्यूशन वो वहाँ पे रखते थे हम वेसल में, एंड विच इज़ सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट। तो उसके बाजू में आइस और कॉमन सॉल्ट रख देते थे। वेसल इज देन रोटेटेड रैपिडली फॉर थ्रू मिक्सिंग ऑफ आइस एंड सॉल्ट। ओके, वो पहले आइस और सॉल्ट को मिक्स करेंगे। सॉल्यूशन बिगिंस टू फ्रीज विच इज़ इंडिकेटेड बाय इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन द प्रोसेस ऑफ रोटेशन। तो उसको रोटेट करने से वो सब मिक्स हो जाता था, इसलिए वो ज़्यादा टाइम तक वो आइस वहाँ पे मेल्ट नहीं होती थी। ओके, तो एक्चुअल में वही है, फ्रीजिंग मिक्सचर में एक्चुअल में करता क्या है कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम कर देता है आइस का, और इसलिए वो आइस जल्दी मेल्ट नहीं होता वहाँ पे, वही चीज़ है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मेथड ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ अबाउट दी कूलिंग बाय इवापोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है, दैट इज़ द कूलिंग, जो हमारा इवापोरेशन से कैसे होता है वो। तो व्हेन एनी लिक्विड इवापोरेट्स सम हीट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, जो हम उसको लैटेंट हीट बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। कि जब हमारा लिक्विड रहता है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो कुछ हीट यूज़ होती है जिसको हम लोग सेंस नहीं कर सकते। ओके, जो इनविजिबल रहती है ऐसी हीट को बोलते हैं, वो हमारा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रहता है। इफ़ अ लिक्विड इज आइसोलेटेड, हमने कंसिडर किया अगर एक लिक्विड है हमारा पूरा, उसको हमने आइसोलेटेड कर दिया। ओके, then latent heat of vaporization is supplied at the expense of the total heat content of the liquid itself and hence an intensive cooling results. Okay, तो जैसे ही हम पूरा उसको आइसोलेटेड कर देंगे तो हमारा जो latent heat रहेगा वो वहाँ से सप्लाई नहीं हो पाएगा इजीली। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देन द अमाउंट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द रेट ऑफ इवापोरेशन बिसाइड अदर फैक्टर्स। तो जो यहाँ पे जो कूलिंग रहेगा वहाँ पे होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि इवापोरेशन का जो हमारा जो मटेरियल है, जो लिक्विड है, वो कैसा है, क्या है। ओके, उसके ऊपर। तो इसमें क्या होने वाला है एक्चुअल में, द रेट ऑफ इवापोरेशन कैन बी एक्सलेटेड बाय यूजिंग पंप्स ऑफ हाई सक्शन कैपेसिटी। तो हम लोग देखेंगे ये प्रोसेस एक्चुअल में कैसे काम कर रहे हैं। ओके, तो इसमें कुछ पंप्स रहेंगे जो एक्चुअल में क्या करेंगे, सक्शन करेंगे पहले तो वेपर्स को, फिर वेपर्स को वहाँ पे वो कॉम्प्रेस करके वो हाई प्रेशर में सेंड कर देंगे। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, वेपर्स का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, हाई प्रेशर से बाय प्रॉम्प्टिंग इवापोरेशन, फिर इवापोरेशन होगा बाय ऑब्जर्विंग द वेपर इन अनदर लिक्विड बाय अदर मेथड्स टू प्रोड्यूस वेरी लो टेम्परेचर्स। ओके, तो बहुत कम टेम्परेचर वहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पे वो यूज़ होगा। तो इसमें गैसेस कौन से यूज़ हो सकते हैं, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब गैसेज यहाँ पे यूज़ होंगे। देन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो, तो पहले यहाँ पे एक दिखाया गया कि क्रायोफोरस का एग्जांपल दिया, जो हमने अभी पढ़ा वो एक्चुअल में इन्होंने क्रायोफोरस ये प्रोसेस है उसका एग्जांपल दिया है। तो क्रायोफोरस इज़ अ मशीन, इसी को कंसिडर किया है मशीन, विच इन विच इवापोरेशन ऑफ वाटर इन वन लिम्ब। मतलब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक वन लिम्ब है, यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे। ओके, तो क्या हो गया, एक में इवापोरेशन चालू है, मतलब ये वाले में इवापोरेशन चालू है। देन क्या है, वो पूरा यू ट्यूब, मतलब यहाँ पे यू की तरह दिख रही है, उल्टा यू, तो यू ट्यूब इज प्रॉम्प्टेड बाय इमर्सिंग द अदर लिम्ब इन आइस। तो एक सेकेंड है वो आइस में। ओके, तो ये है वो आइस में। देन क्या हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होते ही तुरंत इधर आइस के पास आएगा, नीचे लिक्विड नाइट्रोजन का भी टेम्परेचर बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट माइनस, मतलब बहुत 20 के ऑलमोस्ट ऐसा कुछ कम रहेगा बहुत। ओके, कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये आइस है, यहाँ पे जैसे ही वो इवापोरेट होगा, ये तुरंत ये आइस में आने के बाद यहाँ पे वो फ्रीज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये कन्वर्ट होगा। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड वाइडली इन प्योर लैबोरेटरी रिसर्च फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर जो हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए ये यूज़ होता है लैबोरेटरी में, ये प्रिंसिपल। हम प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए यहाँ पे हमें स्पेशल मशीनरीज लगती है। दिस इज डन इन वेपर कंप्रेशन एंड वेपर एब्जॉर्प्शन। ओके, वेपर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, कंप्रेशन यहाँ पे मशीन्स लगेंगी, वहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे तो इजीली इन्होंने दिखा दिया है कि इवापोरेटिंग हुआ है वाटर, मतलब यहाँ पे इवापोरेशन का प्रोसेस चालू है। जैसे ही ये यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर लो रहे, यहाँ पे मेंटेन किया होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन होने से क्या हो जाएगा, जो हमने स्टीम जो था हमारा वो वापस
लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड से वहाँ पे ये तुरंत आइस यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर है तो यहाँ पे तुरंत वो फ्रीजिंग का प्रोसेस भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन है ऐसे, तो फ्रीजिंग का प्रोसेस भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यही एक्चुअल में क्रायोफोरस है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि ये एक्चुअल में इसका एक एग्जांपल देखेंगे, तो वो क्या है, वेपर कंप्रेशन मशीन, ओके, उसी प्रोसेस का एक एग्जांपल है, वो है वेपर कंप्रेशन मशीन। तो ये एक्चुअल में मशीन है क्या है, वो क्या काम करता है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो वेपर कंप्रेशन मशीन में देखो मेन 3 पार्ट्स है, क्या क्या है, पहले तो कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर पी है, उसको पी नाम दिया गया है। और क्या है वो यूजुअली क्यों यूज़ हो रहा है कंप्रेसर एक्चुअल में, वो जो हमारे जो उसको 2 वॉल्स रहेंगे, पहला वाल्व कौन सा रहेगा, उसका सक्शन का वाल्व रहेगा, और जिसका उसका डिस्चार्ज के लिए काम करेगा। तो पहला क्या करेगा, सक्शन ऑफ लो प्रेशर वेपर फ्रॉम द इवापोरेटर। तो इवापोरेटर मतलब जहाँ से इवापोरेट होने वाले हमारे प्रोसेस आ रहे, तो वहाँ से वो सक्शन कर देगा, ओके। और उसके बाद क्या करेगा, वो कॉम्प्रेस करेगा और डिस्चार्ज ऑफ द कॉम्प्रेस्ड वेपर। तो उसके वेपर करने के बाद वहाँ पे डिस्चार्ज कहाँ पे करेगा, कंडेंसर को डिस्चार्ज कर देगा, मतलब वो इवापोरेटर से लेगा और कंडेंसर में डिस्चार्ज कर देगा, ओके, वेपर्स को। तो कंप्रेसर इज फेड बाय गैस बॉइलिंग अंडर लो प्रेशर। जो कंप्रेसर रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा, जो बॉयल क्या हुआ गैस रहेगा वो उसके अंदर आ जाएगा, ओके, लो प्रेशर में। एंड इवापोरेटर ई थ्रू एन इनटेक वाल्व, ओके, तो मतलब इवापोरेटर के थ्रू वहाँ वो पूरा वेपर्स आ जाएंगे। देन क्या हो जाएगा, कंप्रेसर के थ्रू बाद नेक्स्ट होता है कंडेंसर। कंडेंसर में कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इट इज जनरली अ कॉपर कॉइल एम्बेडेड इन अ वेसल थ्रू विच कूलेंट लाइक कोल्ड वाटर और ब्राइन वाटर इज पास्ड, ओके। तो कंडेंसर में एक्चुअल में क्या है, मेंटेन टेम्परेचर थोड़ा लो मेंटेन करना पड़ता है, उसके बाद ही वो कंडेंसेशन प्रोसेस होगी। तो वो उसमें कंटिन्यू वाटर फ्लो होना चाहिए साइड से, उसके साइड से कंटिन्यू वाटर फ्लो होगा तभी वो अंदर का टेम्परेचर लो रहेगा। तो इसलिए क्या होगा, इसके अंदर से वाटर या फिर कुछ कोल्ड वाटर या फिर ब्राइन वाटर उसके साइड से वो वहाँ पे फ्लो होते रहेगा, जिसके क्या होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो इसको इस कंडेंसर को सी से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट इज इवापोरेटर। इवापोरेटर का काम क्या है, इवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना, ओके। जो इवापोरेशन का प्रोसेस रहेगा वो इवापोरेटर करेगा। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसे हो रहा है। तो इसका डायग्राम देखेंगे, उससे वर्किंग बताएंगे। तो वर्किंग देखो, यहाँ पे ये पूरा डायग्राम है, ये यहाँ पे कंप्रेसर है, यहाँ पे ये इवापोरेटर है पूरा, जो यहाँ पे है ये कंडेंसर है, ओके, ये रिजर्वायर है यहाँ पे, ओके। उस तरह से ये पूरा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। तो देखो क्या क्या होने वाला है। सो पहले क्या हो जाएगा, जो पिस्टन रहेगा वो कंप्रेसर के अंदर है, कंप्रेसर के अंदर कंप्रेशन का प्रोसेस है, तो उसके लिए पिस्टन लगेगा। So when the piston of compressor moves up such that pressure in the cylinder of compressor falls, तो क्या होगा, कंप्रेसर के अंदर जो पिस्टन रहेगा यहाँ पे वो ऊपर जाएगा, ओके ना। तो उससे क्या हो जाएगा, वो कंप्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उससे प्रेशर जो रहेगा तो वो इवापोरेटर से जो कम प्रेशर का होगा तो वो उसको सक कर देगा, तो तभी, हाँ, ओके। लो प्रेशर वेपर इज सक्ड अप थ्रू द वाल्व एंड द सक्शन पाइप। तो सक्शन पाइप से वो वहाँ पे सक कर लेगा वहाँ पे। देन एज अ रिजल्ट लो प्रेशर वेपर इज सक्ड अप, वहाँ पे हो गया। देन क्या होगा, पिस्टन मूव डाउनवर्ड्स। अभी क्या हो जाएगा, पिस्टन वापस नीचे जाएगा। जैसे वो नीचे जाएगा तो यहाँ पे डिस्चार्ज पंप से वो वापस यहाँ पे सब नीचे आ जाएगा, ओके, कंडेंसर में जाएगा। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, when the piston moves downward the vapor is compressed and it is then delivered to the condenser C through the discharge valve। तो ये जो डिस्चार्ज वाल्व रहेगा उसके थ्रू वो वहाँ पे कंडेंसर को यहाँ पे वेपर्स मिल जाएंगे, ओके। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, थस द गैस इज कॉम्प्रेस्ड एडियाबेटिकली एंड डिलीवर टू द कंडेंसर सी। तो हमने जो यहाँ पे एडियाबेटिकली यहाँ पे गैस को कॉम्प्रेस किया था कंप्रेसर में, वो अभी चला गया है कंडेंसर के अंदर कंडेंसेशन की प्रोसेस के लिए। फिर क्या, जो हाई प्रेशर के वेपर्स रहेंगे, द वेपर एट हाई प्रेशर एंटर्स द कंडेंसर मेंटेन एट लो टेम्परेचर। तो हमने देखो यहाँ पे वाटर यहाँ पे इनसाइड भी लिया हुआ है और यहाँ से बाहर भी जा रहा है, मतलब कंटिन्यू ये वाटर फ्लो होते जा रहा है अंदर ही अंदर। और जो हमारा पाथ रहेगा वो यहाँ से यहाँ ऐसा है, ओके ना, ऐसा पाथ है। तो क्या होगा, उसके वजह से जो वाटर जा रहा है इसलिए लो टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन हो रहा है कंडेंसर के अंदर, जो लिक्विफाई करने का, जो हमें वेपर को लिक्विफाई करने के लिए यूज़ होगा, ओके। देन दिस लिक्विड रिफ्रिजरेंट नाउ पासेस टू, अभी लिक्विड बन गया है कंडेंसर के अंदर, तो लिक्विड के अंदर का ये अब कहाँ से जाएगा, अभी रिफ्रिजरेंट के पास चला जाएगा, ओके। तो रिफ्रिजरेंट मतलब यहाँ पे हमने रिजर्वायर लिखा हुआ है, वही रिफ्रिजरेंट का काम है,
तो मतलब वो कूल करने का काम करेगा. नाउ पासिस टू द रिजर्वायर आर. ओके, तो यहाँ पे जो रिफ्रिजरेंट रहेगा मतलब इसके अंदर जो कूलिंग का काम करेगा कंडेंसर के इधर, तो वो क्या करेगा, उसको कहाँ पे पास करेगा, रिजर्वायर पे पास करेगा. मतलब आर हमारा जो रिजर्वायर रहेगा, रिजर्वायर हमने पढ़ा हुआ है कि क्या रहता है रिजर्वायर, ओके ना, इस पर कुछ इफेक्ट नहीं होता है, ओके, जिसका कांस्टेंट एक ही टेम्परेचर पे रहेगा. ओके, फ्रॉम विच थ्रू द एक्सपांशन और रेगुलेटर वाल्व वी, तो बाद में ये एक्सपांशन और रेगुलेशन का ये काम करेगा, ये वाल्व है यहाँ पे. ओके, विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड डिलीवर्स टू द इवापोरेटर. तो वो जो लिक्विड में जो प्रेशर रहेगा उसको वो एक्सपांशन या इस प्रोसेस से, एक्सपांशन कॉम्प्रेशन का प्रोसेस से वो वहाँ पे क्या है, रेगुलेट कर देगा उसको, मतलब कॉन्स्टेंटली लाएगा उसको. ओके, उसका प्रेशर एकदम कॉन्स्टेंट कर देगा. देन क्या, जैसे ही उसका प्रेशर कम कर देगा, ओके, वो इवापोरेटर को दे देगा या को, ये इस पास से वो वापस इवापोरेटर में जाएगा. इवापोरेटर में जैसे ही वो लिक्विड जाएगा वापस इवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. इवापोरेशन स्टार्ट हो गया वहाँ पे, तो उसके अंदर का जैसे हीट निकल गया, लैटेंट हीट पूरा निकल जाएगा, एंड देन अगेन वो वापस सक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा. तो कंटिन्यू ये प्रोसेस यहाँ पे चलती रहेंगी. ओके, तो यहाँ पे देखो इवापोरेटर से यहाँ पे ये कंटिन्यू चालू रहेगा. तो इस तरह से ये कूलिंग यहाँ पे कूलिंग का प्रोसेस होती जाएगा. ओके, जैसे वो कंडेंसर में आएगा यहाँ पे कूलिंग होगा, तो रिजर्वायर में आएगा, देन आगे वो इवापोरेटर में जाएगा. तो इस तरह से वो कंटिन्यू यहाँ पे कूलिंग का प्रोसेस चालू रहेगा. ओके, सो देखो, तो इस तरह से ये 1 साइकिल हो गया, वैसे और नेक्स्ट साइकिल रहेंगे. तो ऐसे ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होते जाएंगे, कंटिन्यू प्रोसेस ये चालू रहेगा. तो ये स्टोरेज के लिए यूज़ होता है. ओके, ये एक्चुअल में कहाँ यूज़ है, ड्यू टू लो प्रेशर द लिक्विड इवापोरेट्स. ओके, जो लो प्रेशर रहेगा उससे क्या होता है, लिक्विड इवापोरेशन का स्टार्ट है, देयर बाय एक्सट्रैक्टिंग द लैटेंट हीट फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज स्पेस, कूलिंग इट फर्दर. ओके, तो लैटेंट हीट रहेगा वो उसमें से वो डिस्चार्ज करते जाएगा और उसके लिए क्या हो जाएगा, वो अगेन उसको कूल करते जाएगा. ओके, इस तरह से. तो ये जो यहाँ पे जो आएगा रिजर्वायर के यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कूलिंग का प्रोसेस करेगा पूरा. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, हमें नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे. तो ये हमारा पूरा ये प्रोसेस था. वेपर कंप्रेशन मशीन जो रहती है वो एक्चुअल में इसका एग्जांपल था, कूलिंग बाय इवापोरेशन अंडर रिड्यूस प्रोसेस. जैसे हम प्रेशर कम करेंगे तो वो इवापोरेशन से कैसे कूलिंग हो रहा है वो हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर रहे थे. ओके, तो वेपर कंप्रेशन मशीन एक एग्जाम्पल था उसका. अभी नेक्स्ट क्या देखेंगे, एनी लिक्विड कैन बी यूज एज अ रिफ्रिजरेंट. जो हमने रिफ्रिजरेंट यूज़ किया था जो इसमें कंडेंसर के अंदर, तो वो कुछ भी हो सकता है, वाटर, अमोनिया, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसमें से कुछ भी हो सकता है. ओके, बट इट इज़ द प्रैक्टिस, द चॉइस इज लिमिटेड टू अ फ्यू, मतलब कुछ थोड़ी बहुत ही जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉपर लिक्विड आर. तो रिफ्रिजरेंट के लिए जो हम लिक्विड यूज़ करेंगे तो वो कौन से लिक्विड हो सकते हैं, तो कैसे होगा, लार्ज लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन वो होना चाहिए उसमें, मतलब लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन है उसका वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए. ओके, नहीं तो वो तुरंत बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा. तो वो उसका वो नहीं होना चाहिए, उसका लैटेंट हीट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए. ओके ना, इसका मतलब वो तुरंत लिक्विफाइड नहीं होना चाहिए. ओके, लिक्विफाई होने में भी उसको टाइम लगना चाहिए. ओके, तो वैसा होना चाहिए. देन क्या, द वेपर शुड हैव ए स्मॉल स्पेसिफिक वॉल्यूम. जो वेपर्स रहेंगे उसके वॉल्यूम भी कम होना चाहिए. द सफिशियंट वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर ऑफ द इवापोरेटर सो दैट एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर मे नॉट बी सक्ड इन थ्रू एनी पॉसिबल लीकेज. तो उसमें वेपर प्रेशर भी कम होना चाहिए. ओके, इवापोरेटर के अंदर. देन फर्दर इट शुड easily liquefy when the compressed and cool in the condenser. ओके, मतलब इजीली वो लिक्विफाई होना चाहिए जब हम कॉम्प्रेस करेंगे तभी, एंड कूल भी होना चाहिए कंडेंसर के अंदर. देन डिज़ायरेबल केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो जो हमारे जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगे उसमें शुड बी नॉन इन्फ्लामेबल एंड नॉन टॉक्सिक, शुड नॉट बी एक्सप्लोजिव एंड शुड हैव नो केमिकल एक्शन ऑन द मशीनरी. ओके, तो देखो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसकी ठीक होनी चाहिए, मतलब वो ज़्यादा इन्फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए. ओके, मतलब नहीं तुरंत वो, नहीं तो वो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा उसमें. जैसे हम लोग क्योंकि ज़्यादा प्रेशर देंगे इसलिए वो तुरंत वहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस नहीं होना चाहिए वहाँ पे इस वेपर्स को. एंड नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, शुड नॉट बी एक्सप्लोजिव नहीं होना चाहिए, शुड हैव नो केमिकल एक्शन ऑन द मशीनरी बाय एक्शन होना चाहिए. तो वही होता है. तो हम लोग इसमें एक्चुअल में हम लोग हमारे रेफ्रिजरेटर को भी कंसिडर कर सकते हैं. रेफ्रिजरेटर में भी पीछे के साइड ऐसे रहते हैं. ओके, कंडेंसर रहेगा वहाँ पे, तो वो कूलेंट का ही काम करता है एक्चुअल में.
वही प्रोसेस है वहाँ पे कूलिंग का, वो पीछे से काम करेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे कूलिंग नहीं रहेगा तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होने का चांसेस है। ओके, इसलिए वहाँ पे ऐसे जिगजैग ऐसे रहेंगे, क्योंकि वो क्यों रहता है, उसके अंदर से साइड बाय साइड सब वहाँ पे कोई ना कोई जो कूल वाटर रहेगा या फिर कुछ ब्राइन वाटर, तो वहाँ पे वो फ्लो होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कूलिंग करते रहते हैं वहाँ पे वो पार्ट्स को। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज कूलिंग बाय सडन एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ कॉम्प्रेस्ड गैसेस। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो सडन एडियाबैटिक एक्सपांशन है तो कैसे करेगा, देखो द एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पे कैसी है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस द वर्किंग गैस इज परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग सो दैट नो हीट इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस हमें मालूम है कि कोई हीट को एंटर होना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है या फिर एग्जिट होना पॉसिबल नहीं। ओके, देन अंडर दिस कंडीशन व्हेन द गैस एक्सपांड्स अगेंस्ट सम एक्सटर्नल प्रेशर द गैस हैज़ टू डू एक्सटर्नल वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। तो जब ये ऐसी कंडीशन रहेगी तो अगर गैस को एक्सपांड होना है तो उसको इसके इंटरनल एनर्जी में उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ओके, एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जो इंटरनल एनर्जी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ गैस इट्स इंटरनल एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर फॉल्स। तो जब एडियाबैटिक कंडीशन में अगर गैस अगर एक्सपांड होता है तो क्या हो जाएगा, उसका जो इंटरनल एनर्जी और उसका टेम्परेचर रहेगा वो कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। एंड देन इफ हाईली कॉम्प्रेस्ड गैस भी सडनली अलाउड टू एक्सपांड एडियाबैटिकली, अगर बहुत गैस को अगर हमने बहुत कंप्रेस किया है तो उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा और उसको हम लोग अगर एक्सपांड करेंगे, उसको सडनली हम लोग एक्सपांड करना चालू करेंगे तो क्या होगा, इट कूल्स वेरी कंसिडरेबली ऑन अकाउंट ऑफ द लार्ज एक्सटर्नल वर्क इट डज एक्सपांड। मतलब वो उसका बहुत ज़्यादा उसका जो हमारा टेम्परेचर रहेगा एकदम से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने सडनली उसको एक्सपांड किया है इसलिए। ओके, देन नेक्स्ट क्या रहेगा, लेट देखो यहाँ पे हमें अभी इसका डेरिवेशन करना है। तो क्या है, देखो पहले स्टार्ट, लेट पी बी द प्रेशर एंड टी बी द टेम्परेचर जो हमारा रहेगा वो। देन ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस, तो हम अगर एडियाबैटिक है तो हमारे पास इक्वेशन कौन सा रहता है, पी वी पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारा इक्वेशन है एडियाबैटिक के लिए, ये कॉन्स्टेंट इक्वेशन है। तो गैमा क्या रहता है वहाँ पे, सी पी अपॉन सी वी है। ओके, ये वैल्यू है। ओके, मतलब क्या था हमारा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड ये जो सी वी था वो मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देन नेक्स्ट देखते हैं, फॉर परफेक्ट गैस, अगर हमारा आइडियल गैस हम लोग ऐसे करते हैं तो उसमें क्या रहता है, पी वी इक्वल टू आर टी रहता है। हेंस हम लोग पी के फॉर्म में लिखेंगे आर टी अपॉन वी, और वी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आर टी बाई पी, तो हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, जो हमारा जो पी वी पावर गैमा था तो पी की जगह पे हमने आर टी बाई वी लिख दिया है। ओके, यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस में आर टी बाई वी लिख दिया, वी पावर गैमा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पी इंटू अगर क्या करेंगे आर टी बाई पी पावर गैमा, जो हमने वी की जगह पे हम लोग यहाँ पे जो वी है वी की जगह पे हम लोग लिखेंगे आर टी बाई पी। देखो यहाँ पे जो लिखा है आर टी बाई पी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हमने, आर टी बाई पी पावर गैमा। ओके, यहाँ पे और आर टी बाई वी जो था वो यहाँ पे पी था, तो पी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अभी क्या करेंगे, देखो जो गैमास है वो सबको सेपरेट दे देंगे, वो क्या हो जाएंगे, आर पावर गैमा टी पावर गैमा डिवाइड बाई पी है, तो पी पावर गैमा आ जाएगा, लेकिन ऊपर भी एक पी है तो ऊपर का जो पी है उसको हम लोग नीचे ले लेंगे तो क्या बन जाएगा -1, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी पावर गैमा -1, यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगा। ओके, अभी क्या हो जाएगा, देखो क्या करना है, सेपरेट करना है, जो पी पावर गैमा माइनस है उसको ऊपर ले लेंगे, उसको जब हम लोग न्यूमरेटर में लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 माइनस गैमा हो जाएगा। तो पी आर पावर गैमा टी पावर गैमा पी पावर 1 माइनस गैमा। अगर जो हमारा आर है वो क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो गैस कांस्टेंट है इसका मतलब वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट ही है, तो उसको हम लोग राइट हैंड साइड पे भेज सकते हैं उसको, तो कांस्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट निकल जाएगा, फिर बचेगा क्या क्या, टी पावर गैमा एंड पी पावर 1 माइनस गैमा बचेगा। तो अभी जितने भी पावर्स है उस पावर्स को हम लोग गैमा से डिवाइड करते हैं, तो गैमा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, टी बचेगा एंड पी पावर 1 माइनस गैमा बाई गैमा। ओके, तो इस तरह से ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अभी हम लोग ये कहाँ लिखेंगे, देखो हमारा जो स्टार्टिंग इनिशियल प्रेशर था वो हमारा क्या था, P1 एंड T1 था, वो हमने प्रेशर एंड टेम्परेचर हमने कंसिडर किया। जो हमारा फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर है वो क्या हमारा P2 और T2 है। तो जो हमारा इक्वेशन 6 है वो हम लोग P1 T1 एंड P2 T2 के लिए लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे, देखो T1 P1 पावर 1 माइनस गैमा बाई गैमा इक्वल टू T2 P2 पावर 1 माइनस गैमा बाई गैमा। ओके,
ये हो गया इक्वेशन 7। अभी हम लोग क्या करेंगे, T2 के लिए लिखेंगे। T2 के लिए लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा T2 ऐसे ही रखेंगे हम लोग, जो बाकी का जो टर्म्स है वो सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो क्या बनेगा, T1 इंटू P1/P2 पावर 1 माइनस गैमा बाई गैमा। ओके, तो ये बन गया हमारा फाइनल इक्वेशन। ओके, जिसमें हम लोग T2 फाइंड कर रहे हैं, दैट इज आवर फाइनल टेम्परेचर। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे देखो ये इक्वेशन है वो एक्चुअल में क्या बता रहे हैं हमें, दिस ऑर्डिनरी टेम्परेचर T हमने फाइंड किया है इसमें, विच कॉम्प्रेस एट वेरी हाई प्रेशर, ओके, सडनली अलाउड टू एक्सपांड, जो हमने प्रोसेस किया था उसके लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो लिक्विफाइड का प्रोसेस होगा या फिर सॉलिडिफाइड भी हो सकता है। ओके, इसमें दो चीज़ें पॉसिबल है। अगर हम एक एग्जांपल कैसे करते हैं, इफ़ CO2 इज़ कन्फाइंड इन सिलेंडर, अगर हमने CO2 ले लिया, मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसको 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर में उसको सडनली हमने उसको प्रेशर दिया उतना, ओके, कॉम्प्रेस किया है, देन उसका हमने जो टेम्परेचर था, फाइनल टेम्परेचर उसका 96 डिग्री कंसिडर किया है। द टेम्परेचर इज़ सो लो दैट दी 96 डिग्री केल्विन कंसिडर किया है। ओके, तो ये टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसलिए ये इसमें क्या हो जाएगा, ये केस में वहाँ पे सॉलिडिफाई का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ओके, सॉलिड बन जाएगा वो, एंड कैन बी कॉट इन अ पीस ऑफ क्लॉथ एज अ सॉलिड CO2, ड्राई आइस बोलते हैं उसको। ओके, सॉलिड CO2 को हम लोग वहाँ पे एक पीस ऑफ क्लॉथ में भी रख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा कि 96 डिग्री केल्विन पे चला जाएगा वो प्रोसेस टेम्परेचर। तो नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस, जो ये जो प्रोसेस थी वो किसने किसने ट्राइड की थी, तो साइंटिस्ट के नाम दिए हुए, कैलिएट, पिक्टेट एंड रॉबल्स्की। ओके, ये 3 साइंटिस्ट है इन्होंने, एंड ओसेवस्की। ओके, तो ये सब साइंटिस्ट है, उन्होंने ये लिक्विफिकेशन का प्रोसेस पहले स्टार्ट किया था, उन्होंने ट्राई किया था। द प्रोसेस इज हाउएवर इसेंशियली डिसकंटिन्यूअस, तो पहले स्टार्टिंग में ये प्रोसेस इतना कंटिन्यू नहीं चलता था, डिसकंटिन्यू हो रहा था बीच में, एंड इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ लिक्विफाइड गैसेस। तो जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन अगर करना है हमें लिक्विफाइड का, तो वो वहाँ पे यूज़ नहीं होता था इतना। इस कमर्शियल प्रोसेस से इनिशियली इट वाज डिस्कार्डेड, इसलिए वो स्टार्टिंग में डिस्कार्ड कर दिया था। देन बाद में क्या होगा, उसमें यूटिलाइजिंग द प्रोडक्शन प्रिंसिपल इन कॉम्बिनेशन विद अदर्स वॉज इन्वेंटेड बाय क्लाउड एंड हेलन। तो यहाँ पे और दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फिर यहाँ पे वर्क किया, दैट इज अ क्लाउड एंड हेलन फॉर लिक्विफाइंग एयर एंड बाय कैबिजा। ओके, तो वो लिक्विफाइड एयर करने का काम किया था, और कैपिजा ये और एक साइंटिस्ट का नाम हो गया। ओके, इसमें साइंटिस्ट का नाम ज़्यादा है, तो उन्होंने भी यहाँ पे किया था लिक्विफाइंग हाइड्रोजन का प्रोसेस, वहाँ पे हाइड्रोजन एंड हेलियम का। देन रिसेंटली इट हैज़ गेन्ड इंपॉर्टेंस बाय इट सक्सेसफुल यूजेस इन कोलिन्स लिक्विफायर फॉर लिक्विफाइंग हेलियम। तो ये सब एग्जांपल्स दिए गए कि कहाँ पे वो यूज़ हुआ है। तो कोलिन्स लिक्विफायर के प्रोसेस में हेलियम को लिक्विफाई करने के लिए यहाँ पे रिसेंटली यूज़ किया गया था। ओके, तो ये चीज़ है। देन नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ आवर एयर कॉम्प्रेशन मशीन। तो एयर कॉम्प्रेशन मशीन एक्चुअल में है क्या, तो इसमें हम लोग जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे, जो कूल करने का काम करेगा, वो क्या रहेगा हमारा, ये एयर रहेगी वहाँ पे। ओके, इसलिए इसको एयर कॉम्प्रेशन मशीन बोलते हैं। तो एयर इज़ फर्स्ट कॉम्प्रेस्ड एडियाबेटिकली इन द कॉम्प्रेसर। तो यहाँ पे जो हमने देखो यहाँ पे कॉम्प्रेसर कैंसिल किया है, तो वहाँ पे एयर क्या होगी, पहले कॉम्प्रेस होगी। ओके, देन द कॉम्प्रेस्ड गैस इज देन पास थ्रू द वाटर कूलर C वेर इट इज़ कूल्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे वाटर कूलर में चला जाएगा एयर, तो वहाँ पे वो वापस कूल होगा। मतलब एक यहाँ पे जो वाटर कूलर है वो एक्चुअल में कंडेंसर जैसा ही काम कर रहा है। ओके, देन क्या हो जाएगा, कूल्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, देन दिस कूल हाई प्रेशर एयर सफर्स एडियाबेटिक एक्सपांशन इन द एक्सपांशन। तो इसके बाद यहाँ से जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी कूल एयर रहेगी हाई प्रेशर वाली, तो उसको वो क्या करेगी, वहाँ पे एक्सपांशन होना स्टार्ट हो जाएगा इन द एक्सपांशन सिलेंडर E ऑफ इंजन टू अ प्रेशर इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द कॉम्प्रेसर इनटेक एंड बिकम्स कंसिडरेबली कूल्ड। तो यहाँ पे कूलिंग का प्रोसेस वहाँ पे और स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है। ओके, तो कूल होते जाएगा। और दिस कोल्ड एयर देन ट्रैवर्सेस द रेफ्रिजरेटर और द कोल्ड स्टोरेज स्पेस R। ओके, तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज स्पेस हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, या फिर इसको रेफ्रिजरेटर कंसिडर करते हैं। ओके, R बोला गया है। ओके, तो वहाँ पे वो जो कोल्ड एयर रहेगी वहाँ पे चली जाएगी। ओके, इट एब्जॉर्ब्स हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सब्सिक्वेंटली रिटर्न्स टू द कंप्रेसर एंड द साइकिल कंटिन्यूस।
तो क्या करेगा, वो वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर लेगा वहाँ पे रेफ्रिजरेटर, और फिर वहाँ पे वो कहाँ पे भेजेगा, वापस कंप्रेशन में भेजेगा। ओके, और ये कंटिन्यू ये साइकिल चलता रहेगा। ओके, तो ये एयर कंप्रेशन का वहाँ पे मशीन होगा, मतलब वो पहले एयर को लेगा, उसको कंप्रेस करेगा, देन अगेन उसको फिर वहाँ पे कूल करते जाएगा, फिर कूल करने के बाद वापस उसमें से हीट वहाँ पे एब्जॉर्व कर लेगा एंड अगेन उसको कंप्रेसर में भेजेगा। द वर्क नेसेसरी फॉर द कंप्रेसर इज पार्टली ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपांशन सिलेंडर ई एंड पार्टली फ्रॉम अ सेपरेट मोटर एम। तो यहाँ पे जो वर्क रहेगा वो एक्चुअल में ये एक्सपांशन इंजन के थ्रू भी होगा, और यहाँ पे कुछ वर्क रहेगा वो पार्टली वो मोटर के थ्रू होगा यहाँ पे। ओके, कंप्रेसर जो हम यूज़ कर रहे हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द बेल कॉलमन रेफ्रिजरेटर, लार्जली यूज फॉर रेफ्रिजरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज चेम्बर्स इन शिप्स। तो शिप में जो कोल्ड चेम्बर्स रहेंगे वहाँ पे वो लोग एयर का यूज़ करके वहाँ पे उसको वो कोल्ड चेम्बर को वो लोग कूल रखते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये जो रहेगा यहाँ पे कूल जो यहाँ पे मिक्सचर रहेगा वो सब यहाँ पे रहता है। ओके, तो ये मैं मोस्टली शिप में यूज़ करते हैं, और इस प्रिंसिपल को नाम दिया गया बेल कॉलमन रेफ्रिजरेटर। ओके, लार्जली यूज्ड फॉर द रेफ्रिजरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज चेम्बर्स इन शिप्स। तो मैक्सिमम ये जो फ्रीजिंग के प्रोसेस है सब ये कोल्ड स्टोरेज में यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो जो बड़े बड़े शिप्स रहेंगे उसमें जो कोल्ड स्टोरेज चेम्बर्स रहेंगे वहाँ पे ये यूज़ करते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल। देन नेक्स्ट देखते हैं लास्ट स्लाइड विच इज़ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमने अभी प्रोसेसेस तो इतने देखी, तो लेकिन इसका जो हमारा परफॉर्मेंस का हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस करके एक टर्म है वो यूज़ की जाती है, दैट वो इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या रहेगा, इट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड पर यूनिट वर्क डन इन रनिंग द मशीनरी। मतलब कितना अमाउंट का हीट वहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। रिमूव क्यों किया, मतलब क्योंकि हम लैटेंट हीट को रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद कितना वर्क डन वहाँ पे उस मशीनरी को रन करने में लग रहा है। ओके, ये दोनों का जो रेशियो रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तब बस भी हमें पता चलेगा कि वो कितना परफॉर्म कर रहा है। और देखो रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होगा, हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर T2 टू द बॉडी एट हाई टेम्परेचर। हमने देखा था स्टीम इंजन और रेफ्रिजरेटर, हमें मालूम है रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करता है, मतलब वो लोअर से लेके हाई टेम्परेचर तक जाता है हीट को विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन ऑन दी वर्किंग सिस्टम। दिस इज द एक्शन ऑफ दी रेफ्रिजरेटर, वैसे रहता है। एंड इन एवरी साइकिल हीट Q2 इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी कोल्ड बॉडी। ओके, कोल्ड बॉडी से Q2 की हीट एक्सट्रैक्ट होती जाती है रेफ्रिजरेशन के हर एक साइकिल में। सेंस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज गिवन बाय, तो कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस एक तरह का इफिशियंसी है, तो इसलिए फॉर्मूला वैसा रहेगा। तो कैसे दिखाया है, हीट वहाँ पे रिजेक्टेड जो किया है वो डिवाइड बाय उसका वर्क, तो क्या दिया है, बीटा इक्वल टू Q2 अपॉन W, यहाँ पे आ गया। देन Q इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, जो हमारा जो W रहेगा वो Q1 माइनस Q2 है। ओके, देन मतलब जो सप्लाई किया हुआ हीट और रिजेक्ट किया हुआ हीट पूरा ऐसा है। ओके, देन वो क्या बन जाएगा, हम टेम्परेचर के साथ उसको लिखेंगे, तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, और इसलिए हम लोग यहाँ पे हमारा फार्मूला यूज़ करेंगे इफिशियंसी का फार्मूला, दैट इज़ 1 माइनस ईटा बाई ईटा। ओके, इफिशियंसी हमारा क्या था, T1 Q2 बाई W। हम लोग जो इफिशियंसी लिखते थे यहाँ पे वो इसी फॉर्म में लिखते थे, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा है 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। ओके, वो हमारे इफिशियंसी के फॉर्मूले कौन से थे, 1 माइनस Q1 बाई Q2। ओके, वो एक था, इसी तरह से ये थे। ओके, सो वेयर ईटा इज़ द इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट इंजन। ओके, तो हमने कार्नोट इंजन का तो इफिशियंसी देखा था, वही ये हमारा ईटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यही चीज़ है। देखो अभी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहाँ यूज़ होता है, तो नो रेफ्रिजरेटिंग मशीन कैन हैव हाई कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देन कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन से ज़्यादा किसी भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन जो होएगी उसका कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, द मशीन वुड बी टू स्लो एक्टिंग एंड रिक्वायर एन इनॉर्मस एक्सपांशन रेशियो। तो मतलब ज़्यादातर मशीन स्लो रहते हैं या फिर उसका जो एक्सपांशन रेशियो रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, जो वॉल्यूम के बीच में का रेशियो रहेगा वो ज़्यादा रहता है। स्टिल द कार्नोट इंजन इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस फॉर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अदर सिस्टम। तो भी कार्नोट इंजन को ही हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखने के लिए, क्योंकि उसका इफिशियंसी ज़्यादा है। ओके ना, इसलिए हम लोग वो देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी हम लोग कार्नोट इंजन ज़्यादातर स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ओके, इंडस्ट्रीज़ में यही ज़्यादा यूज़ होता है। ओके
So this is all about our lecture of the low temperature physics. Next lecture we will discuss other topics. So thank you very much.